हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम लोग हेनरी का नियम पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहले द्रव द्रव विलयन क्या होते हैं। अब एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ भी द्रव अवस्था में हो और विलायक पदार्थ भी द्रव अवस्था में हो, ऐसे विलयनों को द्रव द्रव विलयन कहते हैं। तो द्रव द्रव विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव द्रव विलयन कहलाता है। अब यदि हम इसका वाष्प दाब देखें, इसको इसके क्वथनांक तक गर्म करें तो वाष्प क्या होगा। द्रव में वाष्प बनता है अर्थात विलेय के कारण से भी वाष्प होगा। यहाँ द्रव है, इसमें भी वाष्प बनेगा अर्थात विलायक के कारण से भी वाष्प दाब बनेगा। अतः पूरे जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलेय और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। तो इन विलयनों में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, चूंकि दोनों द्रव हैं, इसलिए इन विलयनों का वाष्प दाब दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन की थ्योरी थी कि डाल्टन कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे कि डाल्टन की थ्योरी थी कि किसी भी विलयन में जो संपूर्ण वाष्प दाब होता है उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार वाष्पशील पदार्थों का वाष्प दाब P उनके मोल अंश जाई के समानुपाती होता है। तो यह नियम बताता है कि जो वाष्पशील पदार्थ होंगे, चाहे वो विलेय हो चाहे वो विलायक हो, तो उन पदार्थों का जो वाष्प दाब होगा P वह उस वाष्पशील पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू जाई, जहां P वाष्पशील अवयव है और जाई उस वाष्पशील अवयव का मोल अंश है। तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक समानुपाती नियतांक जो हमारे पास होगा P नॉट इंटू कितना जाई, जहां P नॉट समानुपाती स्थिरांक है, तो P नॉट समानुपाती स्थिरांक है। आगे बढ़ें। यदि मान लें कि हमारे पास जो द्रव द्रव विलयन है जिसमें A और B पदार्थ मिले हैं और दोनों वाष्पशील पदार्थ हैं और उनके मोल अंश क्रमशः जाई A और जाई B हैं। माना दो वाष्पशील अवयव A व B हैं जिनके मोल अंश क्रमशः जाई A व जाई B हैं, तब राउल्ट के नियम से क्या मिलेगा। A अवयव के लिए लगाएं तो PA इज प्रोपोर्शनल टू जाई A और PA बराबर कितना मिलेगा, PA नॉट जाई A, जहां PA नॉट A पदार्थ का शुद्ध वाष्प दाब है। इसी प्रकार B के लिए लगाएं तो PB इज प्रोपोर्शनल टू जाई B और PB बराबर PB नॉट जाई B, जहां PB नॉट B पदार्थ का शुद्ध वाष्प दाब है। अब ऐसे विलयन का टोटल वाष्प दाब क्या होगा, तो P टोटल होगा PA प्लस PB के योगफल के बराबर। डाल्टन के नियम से दोनों वाष्पशील अवयवों का वाष्प दाब टोटल वाष्प दाब के बराबर होगा और PA की वैल्यू PA नॉट इंटू जाई A प्लस PB की वैल्यू PB नॉट इंटू जाई B।
ये हो गया पी टोटल की वैल्यू। अब परंतु जाई ए बराबर कितना होता है 1 माइनस जाई बी, या जाई बी बराबर कितना होता है 1 माइनस जाई ए, इसलिए पी टोटल बराबर पी ए नॉट जाई ए की वैल्यू 1 माइनस जाई बी और प्लस पी बी नॉट इंटू जाई बी। पी ए नॉट का गुणा कर दिए तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जाई बी और प्लस पी बी नॉट जाई बी। ये हो गया पी ए नॉट, इन दोनों में से कॉमन हो गया जाई बी, बचा कितना यहाँ पर बचा पी बी नॉट और माइनस यहाँ बचा पी ए नॉट। ये हो गया पी टोटल का मान। इस प्रकार से हम लोग व्यंजक निकालेंगे। चलते हैं ग्राफ देखते हैं। मिला कि पी ए बराबर पी ए नॉट जाई ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट जाई बी और पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के बराबर। ये हमें मिला। यदि हम दोनों वाष्पशील अवयवों को एक साथ कंबाइन करें तो उनका ग्राफ क्या मिलेगा उसे देखते हैं। अब पी ए के लिए मान लीजिए ए पदार्थ के लिए, शुद्ध पदार्थ के लिए है, तो यहाँ ए का मोल अंश 1 होगा और बी का मोल अंश 0 होगा। मान लीजिए बी पदार्थ के लिए है, तो बी पदार्थ है केवल और केवल, तो यहाँ बी का मोल अंश 1 होगा और ए का मोल अंश 0। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे ए के मोल अंश घटेंगे, बी के मोल अंश घटेंगे और ए का मोल अंश बढ़ेगा। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो ए का मोल अंश घटेगा और बी का मोल अंश बढ़ेगा। अब मान लें कि यहाँ पर शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है पी ए नॉट और मान लें कि यहाँ पर शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब है पी बी नॉट। अब इसके लिए ग्राफ खींचे तो इसको जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका वाष्प दाब 0 होगा, क्योंकि मात्रा के वाष्प दाब समानुपाती। तो इसके लिए ग्राफ बनाएं तो यहाँ से एक रेखा खींचे, वह ग्राफ होगा जहाँ पर ये ग्राफ पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू जाई ए को, और इसको यहाँ से रेखा खींचें तो ये हमें बताएगा कि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू जाई बी की वैल्यू। अब पी टोटल की वैल्यू के लिए ग्राफ क्या होगा, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह पी टोटल की वैल्यू होगी जो पी ए और पी बी के योगफल के बराबर होगी। इस प्रकार से हम लोग इसके लिए ग्राफ खींचेंगे और यह ग्राफ आदर्श विलयन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हेनरी तथा राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति। तो हेनरी के नियम से मिला था कि P इज प्रोपोर्शनल टू जाई और P बराबर के एच इंटू जाई, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक था। और राउल्ट के नियम से मिला, राउल्ट के नियम से P इज प्रोपोर्शनल टू जाई, जो समानुपाती नियतांक मिला वो P नॉट इंटू जाई। अब इन दोनों में किसका अंतर है, यहाँ हेनरी स्थिरांक के एच और यहाँ स्थिरांक राउल्ट के नियम में P नॉट। यदि के एच और P नॉट आपस में बराबर हो जाएं, यही हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति होती है। तो हेनरी नियम और राउल्ट के नियम में केवल और केवल स्थिरांकों का अंतर होता है। जिस स्थिति पर दोनों के स्थिरांक बराबर होते हैं वही हेनरी तथा राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो ताप, दाब और सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन की कंडीशन होते हैं कि जो टोटल दाब होता है आदर्श विलयन का, वह विलेय और विलायक के दाब के योग के बराबर होता है। आदर्श विलयन का जो कुल आयतन होता है
वह विलेय और विलायक के आयतन के बराबर होता है, अर्थात इनमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है। और आदर्श विलयन का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H = 0। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बेंजीन, टॉलुइन, एथेनॉल, मेथेनॉल, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सभी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। तो आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं, जैसे पहला, इनका कुल दाब विलेय और विलायक के दाब के योग के बराबर होता है, अर्थात P total = PA + PB, या कहें कि इनमें दाब परिवर्तन शून्य होता है। दूसरा, ऐसे विलयनों का जो आयतन होता है वह विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अतः डेल्टा V = 0। ऐसे विलयन जिनमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H = 0। ये आदर्श विलयन की कंडीशंस होते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, अनादर्श विलयन क्या। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन। अब आदर्श का उल्टा अनआदर्श हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं। अब इन विलयनों का जो कुल दाब होता है वो विलेय और विलायक के दाब के योगफल के बराबर नहीं होता, अर्थात दाब परिवर्तन शून्य नहीं होते हैं। तो इनका कुल दाब विलेय तथा विलायक के दाब के योग के बराबर नहीं होता, अर्थात P total = PA + PB। इन विलयनों का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता, अर्थात पूरे विलयन का आयतन विलेय और विलायक के योगफल के बराबर नहीं होता। ऐसे विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V = 0। इन विलयनों का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है यह भी शून्य नहीं होता, अर्थात डेल्टा H = 0। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। चलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन पर। अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन के लिए कंडीशन क्या थे कि P टोटल का मान PA + PB के बराबर नहीं होना चाहिए, डेल्टा V का मान 0 के बराबर नहीं और डेल्टा H का मान 0 के बराबर नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि P टोटल का मान PA + PB के से बड़ा हो, या हो सकता है P टोटल का मान PA + PB से छोटा हो सकता है डेल्टा V का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव हो, या डेल्टा V का मान 0 से छोटा निगेटिव हो, या डेल्टा H का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव हो और या डेल्टा H की वैल्यू 0 से छोटा अर्थात निगेटिव हो। ये सभी कंडीशन हो सकते हैं। यदि ये कंडीशन मिल रहा है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, और यदि ये कंडीशन मिल रहा है तो वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, अर्थात ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे तो धनात्मक और लेस का चिन्ह लगा देंगे तो ऋणात्मक। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में P टोटल का मान कुल दाब PA और PB विलेय और विलायक के दाब के योगफल के बराबर होता है। इनमें आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है 0 से बड़ा, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है 0 से बड़ा। रीजन क्या होता है? क्योंकि इन विलयनों में जो AA आकर्षण और BB आकर्षण होता है वह AB आकर्षण से ज़्यादा होता है। जिन पदार्थों में पदार्थों के अणुओं में आकर्षण ज़्यादा होते हैं उनके आयतन और दाब कम हो जाते हैं, और जिन पदार्थों में आकर्षण कम होते हैं उनमें अणुओं में दाब और आयतन बढ़ जाते हैं। तो ये होता आकर्षण के कारण, जैसे CCl4+ टॉलुइन, एसीटोन और ईथर। ऐसे ही ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जो टोटल दाब होता है वह विलेय और विलायक के दाब के योगफल से कम होता है।
इनमें आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में जितने भी विलयन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे वो सभी ऋणात्मक विचलन होंगे, और जितने भी विलयन में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे वो सभी धनात्मक विचलन होंगे। इनमें ए आकर्षण और बी आकर्षण ए बी आकर्षण से कम होता है, जैसे जल नाइट्रिक अम्ल, जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी भी अम्ल का मिश्रण जो जल में होगा वह हमारे पास ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होंगे। और जल सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखेंगे कि चाहे वो आदर्श विलयन हो चाहे वो अनादर्श विलयन हो, सभी के लिए एंट्रोपी डेल्टा एस जीरो की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। एंट्रोपी क्या होता है? पदार्थ के बिखराव की माप को एंट्रोपी कहते हैं, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। और गिब्ज मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान सदैव जीरो से छोटा होता है। इनके हम लोग ग्राफ देखते हैं। यदि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का ग्राफ देखें तो ए और बी था, यहाँ पर जाई ए की वैल्यू 1 और जाई बी की वैल्यू 0, यहाँ जाई बी का मान 1 और जाई ए की वैल्यू 0 थी। ये हो गया ए पदार्थ का शुद्ध वाष्प दाब PA0 और ये हो गया बी पदार्थ का शुद्ध वाष्प दाब PB0। यदि यहाँ से होकर के जाने वाली रेखा खींचें तो ये शुद्ध प्रदर्शित करेगा, और यहाँ से होकर के जाने वाली रेखा खींचें तो ये बी के लिए राउल्ट का नियम और ये पी टोटल के लिए राउल्ट का नियम प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग अब इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये ग्राफ खींच दें ऊपर की ओर, ये ग्राफ खींच दें ऊपर की ओर, ये ग्राफ खींच दें ऊपर की ओर, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। जो ऊपर का ग्राफ है ये पी टोटल इज ग्रेटर पी ए प्लस पी बी का है, और जो ये ग्राफ है ये पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का है। ऐसे ही ये वाला ग्राफ जो है वो पी ए इज ग्रेटर पी ए नॉट जाई ए, और ये वाला ग्राफ पी बी इज ग्रेटर पी बी नॉट इंटू जाई बी का ग्राफ है। इसी प्रकार से ऋणात्मक विचलन का प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ खींचे तो हमें क्या मिलेगा? ये हो गया ए का और ये बी, यहाँ जाई ए की वैल्यू 1 और जाई बी की वैल्यू 0, यहाँ जाई बी की वैल्यू 1, जाई ए का मान 0। ये हो गया ए का शुद्ध वाष्प दाब PA0, ये हो गया बी का शुद्ध वाष्प दाब PB0। यहाँ से ये ग्राफ हम लोगों ने खींचा तो ये ग्राफ है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जाई ए का, और ये ग्राफ खींचे तो ये है पी बी नॉट इज पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू जाई बी का, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी टोटल की वैल्यू घट रही है तो नीचे से ग्राफ खींच दें ये ग्राफ, तो ये ग्राफ होगा पी टोटल इज लेस पी ए प्लस पी बी। इसी प्रकार से ये ग्राफ खींच दें तो ये होगा पी ए इज लेस पी ए नॉट इंटू जाई ए, और ऐसे इसका नीचे से ग्राफ खींच दें तो ये ग्राफ होगा पी बी इज लेस पी बी नॉट इंटू जाई बी का। ये हो जाता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए ग्राफ, और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए ग्राफ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।